और अब किस्सा कुर्सिका में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की ये 5वीं लिस्ट है, जिसे बीजेपी ने कल जारी किया। पार्टी की तरफ से कुल 111 नामों का ऐलान इस 5वीं सूची में किया गया है। अब बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट हर मायने में खास है। इसमें जातीय समीकरण से लेकर दूसरे तमाम फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। कई बड़े चेहरों को इस बार मौका नहीं मिला है, तो कुछ नए चेहरों पर दांव चलने का काम भी हुआ है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी इस 5वीं लिस्ट के जरिए कुल 5 संदेश यानी कि कुल 5 मैसेज देने का काम किया है, जैसे ध्रुवीकरण, अनुशासन, मुद्दों पर हावी चेहरे, सहानुभूति फैक्टर और दल बदलुओं का सम्मान। यानी कि अगर ध्रुवीकरण फैक्टर पर पूरा जोर दिखा है तो अनुशासन पर भी बीजेपी ने इस लिस्ट में ध्यान दिया है। सहानुभूति बटोरने की कवायद भी हुई है और कई सीटों पर मुद्दों से बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश हुई है। साथ ही बीजेपी ने उन पर भी भरोसा जताया है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट है, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं, इस लिस्ट में ये सारे फैक्टर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है। कई ऐसे नेता थे जो अपने बड़बोले बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे थे, उनको इस बार उनके टिकट काट दिए गए हैं। और कुछ ऐसे नेता जो दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी रिवॉर्ड दिया गया है। नवीन जिंदल जो कल ही शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है, उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूँ। आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोज़गार के लिए बाहर चली गई थी। तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। और आइए अब देखते हैं कि बीजेपी की ये जो 5वीं लिस्ट आई है, इसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें कितने ट्विस्ट हैं, किसे टिकट मिला है, किसका टिकट कट गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। यूपी के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और यहां से अभी मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जितिन प्रसाद, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण वाले राम यानी कि अरुण गोविल पर भरोसा जताया गया है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है। अतुल गर्ग, जो कि विधायक रह चुके हैं गाजियाबाद से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है। उनकी जगह द्विंजय शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है।
बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है और संतोष कुमार गंगवार उनका टिकट काट दिया गया। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत का टिकट काटा गया है, उनकी जगह राजरानी रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच से अक्षय बार लाल का टिकट काटकर आनंद गोंड को उम्मीदवार बनाया गया है। जो ये लिस्ट आई है कल, जो 111 नाम है, इसमें 13 नाम उत्तर प्रदेश के हैं। अब आप देखिए 13 नामों में से मैक्सिमम नाम ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया गया, यानी कि पुराने जो उम्मीदवार थे उनके टिकट काटकर यूपी में मैक्सिमम सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। इस लिस्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, क्या वजह रही कि कई बड़े चेहरे जिनको ड्रॉप कर दिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आलोक मेहता जी ITV के एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त साथ में हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त साथ में हैं, अजय कुमार झा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी साथ में हैं, और प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अभिषेक आपके पास आ रहा हूं लखनऊ में, क्योंकि यूपी की लिस्ट क्या है इस पर सबकी बड़ी बारीक नजर रहती है, और कल जो लिस्ट आई है उसमें 13 नाम हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन इन 13 नामों में बड़ा उलटफेर है, बहुत ज़्यादा चेंजेस इन 13 नामों में देखने को मिले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें हैवीवेट नाम भी हैं, उनके टिकट काट दिए गए और नए उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया। फिर चाहे मैं गाजियाबाद की बात करूं, मेरठ की बात करूं, या फिर मैं बरेली की बात करूं, नए चेहरे दिखे हैं सब। हाँ बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सब जगह हर आमो खास में चर्चा रहती है, और सीधी सी बात की जाए तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और शायद यही वजह है कि 80 लोकसभा सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अति महत्वाकांक्षा रही है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ रहा है लोकसभा चुनाव में, ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनका साथ कंट्रोवर्सी की वजह से, या फिर जिनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी पशोपेश में खींचतान में कहीं ना कहीं नाम इस तरह सामने आया कि उनके टिकट के कटने की संभावनाओं को लेकर कयासें लगाई जाने लगी। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा वरुण गांधी का। फेज 1 में पीलीभीत और रामपुर सबसे हॉट केक कही जा रही है, और फेज 1 में ही आती है पीलीभीत सीट। लिहाजा वरुण गांधी जिस तरह से बागी तेवर दिखाते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाकर, उन्होंने कई बार टिप्पणियां कर डाली, और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनका टिकट बिल्कुल कटना तय है। और जतिन प्रसाद, मुझे लगता है कि अभिषेक शायद इस बात का थोड़ा सा आभास वरुण गांधी को भी रहा होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि वरुण गांधी के सचिव कुछ नामांकन पत्र लेकर आए थे, और इस तरह की चर्चा थी कि शायद वो निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं, भरेंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखी थी हमने। बिल्कुल ये सही बात है, और खबरें जो आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि 4 नॉमिनेशन फॉर्म वरुण गांधी ने खरीदे थे, उनके जो प्रत्याशी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि उन्होंने, और ये खबरें अभी से नहीं, पिछले 1 साल से तकरीबन इस तरह की बातें उठकर पीलीभीत से हमेशा से आ रही थी कि वरुण गांधी अपने बूते सांसद बने हैं, लिहाजा वो चुनाव भी लड़ेंगे तो अपने बूते लड़ेंगे, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थी। क्या होता है, वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, 27 तारीख आखिरी तारीख है, और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ये बातें साफ हो जाएंगी कि वो निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करते हैं या नहीं, लेकिन इस बात पर मोहर जल्दी लग जाएगी। दूसरी अहम बात, उनकी माताजी मेनका गांधी को लेकर जो बातें कही जा रही थी, लेकिन औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर मेनका गांधी ने कभी भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत उस तरह से नहीं की जिस तरह से वरुण गांधी फ्रंटलाइन होकर करते हुए नजर आए, ऑन फ्रंट स्टेज कन्फ्रंटेशन में कहते हुए नजर आए। लिहाजा उनको भारतीय जनता पार्टी ने रिस्टेन रखा है, यानी उनका टिकट बरकरार है। इसी तरह संघमित्रा मौर्य के नाम को चर्चा थी, और बिल्कुल स्वाभाविक था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बागी तेवर जैसे भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले, वैसे ही कुछ समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिले, और शायद यही वजह है कि अब वो कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना लगभग तय था। इसी तरह जनरल वीके सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि जो अंदरूनी समीकरण बदले हैं, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर में जो वोट पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि दिल्ली से बहुत सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर, सीधे तौर पर कहा जाए तो दिल्ली की सीधे छाया पड़ती है, लिहाजा वहां की सीट पर वोट पोलराइजेशन होना, राजनीतिक समीकरण बदलना सीधे तौर पर जनरल वीके सिंह की सीट पर सीधे असर करता, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राउंड सर्वे के बाद, कई मंथन और चिंतन की बैठकों के बाद ये निर्णय लिया कि जनरल वीके सिंह को वहां से टिकट ना दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अभिषेक मैं आपके पास लौटूंगा, मैं बाकी जो मेहमान हैं उनके पास चल रहा हूं। मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहा हूं।
हम देख रहे हैं चाहे वो पहली लिस्ट हो आलोक सर, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर ये पांचवी लिस्ट जिसमें 111 नाम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक एक सीट पे बड़ा फोकस्ड होकर बहुत बहुत बारीकी से एक एक चीज के इफ एंड बट्स जो हैं, प्रॉज एंड कॉन्स, उनको मॉनिटर करके फिर एक एक सीट पर टिकट फाइनल कर रही है। ये इसलिए क्योंकि जो टारगेट है बीजेपी का बड़ा है, 400 प्लस जो टारगेट रखा है बीजेपी ने, अगर अचीव करना है तो इतनी बारीकी से ही सारी चीजों को देखना पड़ेगा। रोहित जी, दो बातें हैं जो मैं समझ पाता हूँ। एक तो जो आपने कहा कि हाँ अधिकाधिक सीटें जीते, और यूपी से यदि 80 सीटें हैं और मान लीजिए अपने घटक दलों को देकर के वो 72, 75 जितनी सीटें चाहते हैं उसमें सुनिश्चित करें कि कोई सीट पराजित न हो जी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे हिसाब से आगे की रणनीति जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव नहीं, 2029 या 2034 भविष्य की पीढ़ी कहाँ तैयार हो रही है, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे गोविल हो, नए चेहरे भी जो फिल्में चाहे कहने को आप कह सकते हैं या टीवी के स्टार हैं, लेकिन आप दूसरे क्षेत्रों में अतुल गर्ग जैसे उदाहरण आपके पास का ही आपको देखें, दिल्ली से लगे हुए, तो राजेंद्र अग्रवाल पुराने 4 साल से हम देखा भी, उन्होंने बहुत पुराने नेता थे। तो पीढ़ी को भी, एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी आती है तो उसको रिप्लेस करना भी आवश्यक है, ताकि ये न लगे, लोग भी उनको लगे कि यहाँ पर दूसरा युवा चेहरा सामने आ सकता है। तो महिलाएं यदि कहीं पर हैं तो मेनका जी जैसे, जिनके लिए वो भी स्पष्टवादी हैं। वरुण गांधी जी के बारे में मेरा मानना है कि युवा होते हुए भी उनके वैचारिक मतभेदता अधिक थी। देखिए, टिकट कटने से ज्यादा मेरा दूसरा कहना है, देखिए कुछ लोग जैसे आप परिवार में भी असहमत होकर घर से अलग हो जाते हैं ना, राजमाता सिंधिया से माधवराव सिंधिया बहुत पहले अलग हो गए। माँ बेटे में भी अंतर हो सकता है। इसे 2 बड़े उदाहरण दे रहा हूँ जो इंदिरा गांधी काल के भी हैं, इनका गांधी भी और वरुण भी। तो वरुण कुछ ये सही है कि पिछले बार जब उनकी विजय हुई 2014 के बाद से, तो उनको एक लगा था कि यूपी में उनको ही बहुत अधिक महत्व मिल सकता है, युवा नेतृत्व वो दे सकते हैं। दूसरी तरफ उसका एक माइनस पॉइंट और हुआ है, असहमतियों के अलावा उनसे दूसरी पार्टी के लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस और अखिलेश यादव से जो उनके संपर्क रहे, ये चाहे उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो दूसरे जो नेगोशिएटर थे या अखिलेश यादव के साथी जो रहे हैं, वो ये हिंट करते रहे कि ये इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। कांग्रेस ने भी ये कहा कि यदि इंडिपेंडेंट हो, समाजवादी साथ दे। प्रियंका गांधी से चूंकि एक भाई बहन वाला रिश्ता बचपन का एक तरह से रहता है, दुश्मनी में सारी राजनीतिक दुश्मनी के बाद भी, मेनका और सोनिया तो कभी जीवन में साथ काम नहीं कर सकते। वो परिवार में ही लड़ाई इंदिरा गांधी के काल में हो गई थी, इसलिए वो तो नहीं रह सकती। लेकिन हाँ, उनके लिए ये गुंजाइश थी, इसलिए वो ये जो सूचना है कि आप आने के बाद भी यदि समाजवादी से भी संबंध रखना चाहते हैं, हमसे हमारी आलोचना करिए। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जो मोदी जी या अमित शाह जी की पॉलिसी से असहमत हों, उनके सामने भी असहमति व्यक्त करते हैं, उस पर उन्हें आपत्ति नहीं है। कितने ही चैनल चला रहे थे कि अरे क्योंकि गडकरी जी कई चीजों में असहमत दिखते हैं तो उनका टिकट कट रहा है। सोशल मीडिया में तो बड़ा गालियां दी, गालियां मतलब पूरा उनका कहा गया। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं, सारी धारणाओं से विपरीत, आप इसको कोई मुझे गलत लगाएगा, लेकिन मेरा पूरी सूचना और मेरा अनुभव है कि आप यदि सही मुद्दों पर यदि असहमति व्यक्त कर रहे हैं तो उसको सुनते हैं। गडकरी जी ने देश में जो काम किया इसलिए उनको मिला। यहाँ मेनका गांधी को अभी आपने देखा होगा संसद भवन के उद्घाटन या उस जो दूसरे सदन के समय उनको सम्मानित किया गया था। तब मेरा डाउट हुआ था कि शायद वरुण गांधी यदि राजनीति में रहते तो माँ बेटे दोनों को तो इस बार नहीं मिलेगा, पहले मिलता था, लेकिन अब परिवार में एक दोनों को सांसद नहीं बनाया जाएगा, विधानसभा में जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी संभावना से इनकार नहीं करता कि हो सकता है कि जब विधानसभा का चुनाव आए तो वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में वापस आ जाएं। आप इस बात को, वो उत्तर प्रदेश के तो संजय गांधी का नाम, मैं चूंकि पुराने स्कूल का हूँ, 1980 में संजय गांधी के लिए कहा गया था कि इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो तो 6 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई, इसलिए वो बात तो सोचना ही नहीं था, वो तो वैसे ही राष्ट्रीय राजनीति में आ ही चुके थे। लेकिन फिर भी एक वहां मांग थी। तो बेटे का सपना, जबकि उन्होंने अपने पिता को देखा नहीं है, 7-8 महीने के थे, इसलिए पिता से तो कभी मुलाकात वैसी तो हुई बिल्कुल, जैसे कह सकते जो होश संभाल के। बिल्कुल, मैं आलोक जी आपके पास, परिवर्तन आइडियोलॉजिकल भी है और दोनों अंतर है। जी आलोक सर, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त रेनी दत्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं
पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से इस वक्त साथ हैं। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में भी कल टिकटों का ऐलान किया गया है। उसमें एक सीट बड़ी ख़ास है, संदेश खाली की मैं बात कर रहा हूँ। और हमने देखा था कि हाल फिलहाल में संदेश खाली का मसला कितना उलझा वहाँ पर था, कितना उठा था। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। रैनिक, संदेश खाली में पीड़िता को टिकट देना, ये मतलब एक तरह से, क्योंकि जो गुस्सा है वहाँ पर संदेश खाली में मौजूदा सरकार को लेकर, ये पीड़िता को टिकट वहाँ से देना, ये कहीं ना कहीं फेवर में जाएगा। एक तो जो गुस्सा है सरकार के अगेंस्ट, वो कैश करने की कोशिश की गई है, साथ ही एक सिंपैथी गेन भी मिलेगा। एकदम ही देखिए, संदेश खाली को लेकर जिस तरीके से बीजेपी का मूवमेंट था, 2 महीने तक लगातार 2 महीने तक बीजेपी का हर एक नेता, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार के जैसे लीडर बार बार से संदेश खाली को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, संदेश खाली विजिट कर रहे थे। संदेश खाली इशू को जिस तरीके से बीजेपी ने 2024 इलेक्शन में बंगाल के लिए एक मुद्दा तैयार किया था, उसी जगह में संदेश खाली का जो पीड़ित महिला, जो पहला विक्टिम, जो विक्टिम का कंप्लेंट के बेसिस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पहली बार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, और जिस मामले में पूरा संदेश खाली गर्म हुए उठे थे, उस घटना को लेकर जो पीड़ित महिला है उनको टिकट देना बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ देखा गया था कि टीएमसी का जो पिछले बार का एमपी था नुसरत जहान उधर नहीं जाता था। नुसरत जहान को लेकर उधर का जो रेसिडेंट्स है उन लोगों बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा संदेश खाली का। और हमने देखा था कि लगातार बीजेपी के नेता वहां पर आए भी थे, प्रदेश सरकार से टकराव की नौबत भी वहां पर आई थी। और अब उसको एक तरह से इनकैश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। जो सेंटिमेंट्स हैं वहां पर जिस तरीके के अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसका फायदा जरूर मिलेगा बीजेपी को। शुक्रिया रनिक आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और बीएसपी ने लंबा वक्त लेकर आखिरकार यूपी में अपने 16 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। इन 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 नाम ऐसे हैं जो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ाने वाले हैं। बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 7 मुस्लिम चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने सहारनपुर, मुरादाबाद सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। रामपुर और संभल सीट से भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। पीलीभीत और अमरोहा के अलावा बीएसपी ने मुरादाबाद सीट से भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुनाव मैदान में उतारा है। जिन 7 सीटों पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से ज्यादातर सीट पर इंडिया गठबंधन पहले ही मुस्लिम उम्मीदवार उतार चुका है। ऐसे में मायावती के उम्मीदवार इंडिया अलायंस की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपस में टकराव होगा। इस टकराव का सीधा फायदा किसको मिलेगा? जो तीसरी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जो तीसरा गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। अजय झा जी के पास मैं चल रहा हूँ। अजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? एक वक्त था जब ये कोशिश की जा रही थी कि भाई मायावती भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं, तो क्योंकि कम से कम जो वोटों का बंटना है, वोटों का कटना है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। उल्टा जो 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए मायावती ने, उसने तो एक तरीके से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं इंडी गठबंधन के लिए, अखिलेश यादव के लिए यूपी में। बेशक मैं भी ये मानता हूँ। और वैसे भी जिस तरह से अगर आप देखें अगर चीज़ों को, तो अखिलेश जी और मायावती जी के बीच पिछली बार जो एक बार रिजल्ट के बाद जो दोनों के बीच में जो तल्खी आई थी, चूँकि मायावती जी ज़्यादा सीट ले गई, अखिलेश जी को उतना मिला नहीं, तो कुछ अंदर खाने इन लोगों में जो रंजिशें हुई। और इसके बाद अभी भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपने काम करता रहा है और अखिलेश जी की जो नाराजगी रही है, और अखिलेश जी भी मायावती के साथ जाने में बिल्कुल ज़्यादा इच्छुक तो थे ही नहीं, क्योंकि घटना तो नहीं ज़्यादा हुआ था जैसा कि वो महसूस कर रहे हैं, और फैक्ट भी यही था। तो और मायावती जी जिस तरह से थोड़ा उन्होंने अपना वो तेवर जो है पहले वाला, वो उसमें 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इतनी सशक्त नेता रही हैं, यूपी की ही नहीं बल्कि देश में उनकी एक पहचान है। खास करके जिस सेक्शन को वो रिप्रेजेंट करती हैं वो तो उसमें तो उनका कोई सानी है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने जो भी स्थिति हो, लेकिन वो थोड़ा उनके वो थोड़ा रुख जो है भाजपा के प्रति जो देखा जा रहा है, लोग मानते हैं। आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, मैं अभिषेक के पास चल रहा हूँ। अभिषेक की जो ये जो स्टेप उठाया गया है, हालांकि टोटल 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मायावती ने कर दिया, उनकी पार्टी ने कर दिया है, लेकिन ये जो 7 नाम हैं, इनको लेकर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरह की अब पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये चर्चा चल रही होगी यूपी में कि देखिए बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनके लिए गेम आसान कर दिया।
बिल्कुल इस बात को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें एक बात और मोटी मोटी समझनी होगी कि बसपा ने कहीं से भी अपने फायदे को लेकर कोई समझौता कभी नहीं किया है। और शायद यही वजह है कि पिछली बार भी जब गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप जरूर लगाया हो समाजवादी पार्टी पे कि उनका वोट शिफ्ट नहीं हुआ बसपा के कैंडिडेट को, लेकिन बसपा का ग्राफ बढ़कर 10 तक आ गया था, नहीं 10 लोकसभा सीटें बसपा जीती थी। और ये अपने आप में गठबंधन का फायदा उठाना ही था। और शायद यही वजह थी कि बसपा ने लेकिन ये कहा कि कई सारी ऐसी सीटें थी जहां वोट परसेंटेज जो उनका काडर वोट है, जो उनके समीकरण, उनका स्टैटिक्स है, उसके मुताबिक उनको पूरा वोट मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट टर्न ऑन नहीं हुआ, इसीलिए उनके कैंडिडेट की सीट फंस गई। और इस बार शायद यही वजह थी कि तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें, चाहे शुरुआती दौर में फारूक अब्दुल्ला के फोन कॉल की बात कही जा रही हो बसपा सुप्रीमो को, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, और फाइनली जब कुछ नहीं हो पाया तो ये कहा जाने लगा कि सोनिया गांधी सीधे बात करेंगी। लेकिन उससे पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम बार, तकरीबन 1 दर्जन बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख कर कहा कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी चाहे किसी भी कीमत पर। हाँ, पोस्ट इलेक्शन क्या होगा, अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत देर ये बात समझाई कि बसपा गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती, और ये भी कहा कि हाँ, इस बात से इनकार नहीं, पोस्ट इलेक्शन नतीजे आने के बाद क्या होगा वो देखेंगे, नतीजे आएंगे, उनको लगेगा कि कुछ करना चाहिए गठबंधन या ऐसा कुछ, तब देखेंगे। और जहां तक रही उम्मीदवारों की सूची की बात, तो 16 और उसके बाद 9 प्रत्याशी उन्हें उतारे हैं। बसपा ने जहां पर भी, यानी खासतौर पर जिन सीटों की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जा रही, चाहे वो सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, इन सभी सीटों पर सीधे तौर पर जो गणित है, जो स्टैटिक्स है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझती है बसपा सुप्रीमो मायावती, और वो समझ रही है कि उनका अपना कैडर वोट और मुस्लिम बाहुल इलाकों में व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशी को मिलने वाले वोट अगर प्लस होते हैं तो वो स्टैटिक्स जीत के आंकड़े के करीब पहुंचेंगे। और शायद यही वजह है कि उसके लिए उन्होंने उस तरह से मुफीद कैंडिडेट उतारे हैं। हाँ, सहारनपुर की सीट पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है, उनकी तरफ से और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से उतारे हुए कैंडिडेट के समीकरण और वोट एक दूसरे को काटने की सिचुएशंस चल रही हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ये समझ रही है कि उनका अपना हर सीट पर 12, 18, 22% तक वोट बैंक है, और वो सीधे वोट करता है, सीधे मोबिलाइज करता है जिस तरफ मायावती इशारा करती हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में कहीं इन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट उतारना फायदेमंद होगा। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और इतना बारीकी से इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए कि क्या वजह है और क्या असर इसका पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। हिमांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो चर्चित चेहरे हैं। चर्चित चेहरे से मेरा आशय है कंगना रनौत। जब से उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई में बुलडोजर चलाया था कंगना रनौत के ऑफिस में, उसके बाद से हमने देखा कि लगातार कंगना रनौत चर्चाओं में रही, अपने बयानबाजियों को लेकर, प्रो बीजेपी बयानबाजी, बीजेपी के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी। दूसरा, अभी अयोध्या में हमने देखा कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया। तो घर घर में जिसकी राम वाली छवि थी, अरुण गोविल, वो भी इस वक्त एक बड़ा चर्चित चेहरा है। इन दोनों चेहरों को मैदान में उतारना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? श्योर शॉट है बीजेपी इनको लेकर? बीजेपी तो बड़ा स्पष्ट रूप से सोचता है, और ये बात हम लोग नई चर्चा में ला रहे हैं अभी काफी वक्त से जी, वो गलत है। होगा क्या, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ जी, उसका एक बहुत बड़ा वेव पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में फैला हुआ है, और ये साइलेंट वेव है। यहाँ पर लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है, और शायद इसी वजह से ईडी को कैश करने के लिए अभी कंगना रनावत की मैं बात करूं तो कंगना रनावत का अभी हमने एक स्टेटमेंट अपने ये कार्यक्रम में सुना। उन्होंने कहा मुझे मार्गदर्शन देते आए हैं। देखो, उन्होंने अपने हिमाचल के 3 नेताओं के नाम तो दे दिए, जयराम ठाकुर जी के, अनुराग ठाकुर के और जेपी नड्डा जी के। साथ में उन्होंने कहा अमित जी भी मुझे मार्गदर्शन करते आए। देखिए, इसका बहुत सीधा मतलब हो जाता है, आज टिकट मिला तो मतलब ये भाजपा के करीब हो गई है। आज ऐसा नहीं है। आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझनी होगी कि जब भाजपा सत्ता के बाहर था, महाराष्ट्र के अंदर जब विपक्ष में बैठा हुआ था, तब से कंगना रनावत बहुत करीबी संपर्क में थी भाजपा की नेतागिरी के,
और उनके घर पे जो बुलडोजर चला था, उनके ऊपर जो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन आया था, शायद ये वही वजह थी कि वो भाजपा के उन नेताओं के संपर्क में थी जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था बंबई के अंदर। और इसी बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो पार्टी की विचारधारा के समर्पित है। और फिर ऐसे राम मंदिर निर्माण जैसे वक्त पे जाहिर में आपका दिखना, इसके साथ में ये पर्व के साथ में जुड़ना, ये बहुत बड़ा असर करता है। कंगना रणावत कहो को, उससे भी ज्यादा मैं तो कहूंगा अरुण गोविल। अरुण, अभी भी जब हम सब लोग ऐसे बड़े हुए हैं, एक जनरेशन है पूरी जो आज तकरीबन 40 से 50 साल की है, उन्होंने पहली बार रामायण जो छोटे पर्दे पर देखी तो उनके दिमाग में राम की छवि क्या है। बिल्कुल राम की छवि वही है, क्योंकि हमने तो तस्वीरें भी देखी हैं कि अरुण गोविल जहां जाते हैं लोग प्रभु श्री राम मान के उनके पैर छूने लगते हैं कि श्री राम आशीर्वाद दे देंगे हमको। आपको मैं याद दिला दूंगा, बंद कर दूंगा यहाँ से। हाँ। दीपिका चिखलिया जो सीता माता बनी थी ना, वो भी बड़ौदा की सांसद थी 5 साल तक जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये तो होना ही है क्योंकि एक राम लहर चल रही है। आप मानो या ना मानो, वो काम आएगी। ठीक है, मैं प्रोफेसर मनोज के पास चलता हूं। प्रोफेसर मनोज, क्योंकि इस लिस्ट को अगर हम देखें तो चर्चित चेहरों की हमने बातचीत की, कई चेहरे बदले गए हैं बातचीत की, हैवीवेट कैंडिडेट्स को ड्रॉप किया गया उसकी भी हमने बातचीत की, लेकिन मैं कहता हूं कि हर चीज़ को बड़ा ध्यान में रख के इस लिस्ट को तैयार किया गया है। जो चेहरे नए आए हैं उनको भी तुरंत मौका दे दिया गया, बल्कि कल जब लिस्ट आई थी उससे आधे घंटे पहले हमने तस्वीरें देखी, उससे आधे घंटे पहले हमने नवीन जिंदल का ट्वीट देखा कि भाई नवीन जिंदल जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लिस्ट आती है आधे घंटे बाद, उसमें कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल का नाम होता है। 2 दिन पहले रणजीत चौटाला शामिल होते हैं, उनका नाम हिसार से शामिल होता है। तो जो आने वाले लोग हैं उससे क्या फायदा हो सकता है, उनका भी बड़ा ध्यान रखा गया। देखिए रोहित जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती है तो उसका मेन मोटिव होता है कि हमें किस प्रकार से ज़्यादा सीट जीतना है। क्योंकि 365 दिन ये पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं और सालों साल काम करती हैं। अभी आज का जो चुनाव है 2024 का, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह से हर जगह बोल रहे हैं कि हमें 370 सीट पार करना है और एनडीए को 400 सीट पे लेके जाना है। अभी इसके पहले हिमांशु जी और आलोक जी और प्रोफेसर अजय जी ने जिस प्रकार से जो बात रखी, जो आंकड़ा रखा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में एक सीट पे बहुत ही R&D कर रही है। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होगी उनकी, जो कि उनका हम कहाँ गेन कर सकते हैं, कहाँ लूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में 15 सीट लूज किया था, लेकिन लूज करने के बाद ही 2019 के बाद से जिस प्रकार से वहाँ पे पार्टी के संगठन मंत्री को लगाया गया कि उस 15 सीट पे हम कैसे जीत हासिल करें, और पूरा 5 साल उस पर काम किया गया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से टिकट की जो घोषणाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, या बाकी जो कल 114 सीट की जो आप बात कर रहे हैं, या उसके पहले भी अगर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पूरा हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से हम गेन कर सकते। देखिए चुनाव बिल्कुल किसी भी और भारत एक जिस प्रकार का देश है जहाँ पे प्रेडिक्शन करना बड़ा ही टफ काम है। जैसे अभी ऑब्वियस है कि राम का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है और ये बहुत ही साइलेंट है, मतलब इसका इम्पैक्ट फैक्टर ग्राउंड पे इतना है, लेकिन फिर भी जब तक आप इसको वोट में कन्वर्ट न कर लें और जब तक आप उसको सीट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इस देश में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए पहला चरण है टिकट का बंटवारा, जिसमें बीजेपी अभी तक के बंटवारे में उसने बहुत ही पॉजिटिव और एक विनिंगनेस कैंडिडेट को उतारा है। और मुझे लगता है कि इसके बाद का जो कैंपेन नॉमिनेशन के बाद जो शुरू होगा, उसमें जो खास करके जो बीजेपी का जो मुद्दा है, एक लाभार्थी ग्रुप है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, जो केंद्र सरकार की नीति है, राम मंदिर है, धारा 370 है, जो विकास की जो नीति है, सारी जब आपस में कॉकटेल होगा तो ये बिल्कुल सीट में बदल के आएगा। और ये जो 370 की जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। और साउथ का भी अगर आप देख ले तो साउथ का भी जो रिजल्ट आ रहा है, जिस प्रकार का मुझे लगता है कि अभी तक बीजेपी जब से काम कर रही है इस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन साउथ में जो रिस्पांस आ रहा है वो अगर सीट में कन्वर्ट हुआ तो ये और भी बहुत आगे जाएगी। और आपके सामने जो अपोजिशन का जो स्थिति है इंडी गठबंधन का, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल ही हर लेवल पे वो लोग जिस प्रकार से अपने आप को सरेंडर करते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आज के डेट में उसके सामने कोई है नहीं। आलोक सर, वो बिहार की मैं बात करूं तो अश्विनी चौबे का जो टिकट काटा गया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जिस तरह की बयानबाजियां उनकी रही बीच में, क्या ये उसका खामियाजा रहा बड़बोलेपन का, कि
उनको साइडलाइन कर दिया गया, या कुछ और रीजन आप देख रहे हैं? कि रोहित जी, मुझे लगता है कि चूंकि मैंने अश्विनी चौबे और गिरिराज जी दोनों ऐसे चेहरे थे, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि मुझे तो अपने चैनल पर भी मैंने शायद कह दिया था, गिरिराज जी के लिए मुझे ज्यादा शंका थी। अच्छा। लेकिन बुजुर्गियत के नाते और अश्विनी चौबे का परफॉर्मेंस, गिरिराज जी का अपना परफॉर्मेंस तो बेगूसराय के जो समीकरण देखे गए, इस दृष्टि में इसलिए दोनों की तुलना इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो आपने कहा बयानों से यदि होता तो उसी समय उनको कहा जाता कि आप कल से बंद करिए, वो मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और पुराने साथी हैं। लेकिन कई समीकरण ऐसे होते हैं जो प्रदेश को भी देखना होता है, वहां पर भी प्रदेश में अभी नया सारा सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए वहां उनको बदला गया। इसको कोई नहीं, बल्कि गिरिराज जी को दिया गया, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। वो इलाका भी बहुत ही सेंसिटिव इलाका है बेगूसराय, इसलिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने भी उसको फॉलो किया होगा। इस दृष्टि से गिरिराज जी को फिर भी ज्यादा तेवर, विवादास्पद भाषण, विवादास्पद वक्तव्य के बाद भी उनको रखा गया मैदान में लड़ने के लिए, लालू की टक्कर के लिए। देखिए, गिरिराज जी और रविशंकर प्रसाद दो, और राजीव प्रताप रूडी दूसरे संघ के, राजीव प्रताप रूडी जो बैलेंस किस्म के हैं, कल उनका भी नाम अनाउंस हुआ। ये ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट का कहते हुए इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी लिया जा सकता है कभी न कभी, क्योंकि वहाँ यादव यादव ये सब कहा जाता है, जाति आधार पर नहीं। बीजेपी उन सबको भी तोड़ रही है। कल अश्विनी चौबे को हो सकता है कि प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव हो तो उनको वहां पर कुछ और महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए, या जिन लोगों को भी बदला गया है, जनरल वीके सिंह को और किसी सलाह के लिए काम में लिया जाए। इसलिए कई बार हम लोग जब चर्चा करते हैं तो अपने दर्शकों को ये न बताया जाए कि आप तो कह रहे थे वो बर्बाद हो गए, तो कल से फिर आ गए। नरसिंह राव तो बिस्तर लेकर जा रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी को यदि पार्टी से उसका उपयोग है, तो अश्विनी चौबे हो या दूसरे लोग हो, और यहाँ मैं फिर एक बात जोड़ूंगा, जो भी जीतेगा, मैं इसलिए रिस्क ले रहे हैं सब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतेंगे। देखिए, ये विधानसभा के चुनाव नहीं है जहाँ डबल इंजन की सरकार कहना है। ये ठीक है, जहाँ सरकारें हैं वहां तो बोलते ही है कि डबल इंजन यहाँ भी होगी, केंद्र में भी होगी, वो अलग बात है। लेकिन लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से गोवर्धन पर्वत उठाया जाता है ना श्री कृष्ण की उंगली पर, इसलिए उन्होंने उस तरह से उठाने का जो बीड़ा लिया है, और जो बहुत मैं मानता हूं कि ऐसी गोवर्धन पर्वत उठाना कोई भगवान कृष्ण तो सब नहीं है, तो हर एक के बस में नहीं है, लेकिन मोदी जी ने लिया है और खतरा उठाना उनकी आदत है, वो खतरा उठाते हैं। और एक बात और कहूं, इसीलिए बहुमत मांगा जा रहा है कि कुछ जिस तरह के ये एक लाइन की केजरीवाल जी जैसे जेल से राज चलाएं, संविधान में ऐसा संशोधन अगली बार कर दिया जाए, ये मतलब कई मांग शुरू हो गई है कि कोई जेल से राज न चलाने लगे। बिल्कुल, कोई जेल से, सुप्रीम कोर्ट वाले को भी जेल न भेजने के आदेश। बिल्कुल। अब आपने चूंकि आलोक सर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया है, तो जब हम इस शो के मिड में थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी आतिशी की, उसी को लेकर मैं अजय झा जी आपसे एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले रहा हूँ। जैसे कि एक पिछले दिनों एक बीजेपी के सभी नेताओं ने अपनी डीपी चेंज की थी सोशल मीडिया की, मैं भी मोदी का परिवार, ठीक उसी तर्ज पे अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी एक नई डीपी आज लेकर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बताया कि मोदी का डर केजरीवाल, ये हम डीपी लगाएंगे, और एक तरह से केजरीवाल को शहीद दिखाने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल को। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश है, वो साफ दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? देखिए, मेरा असेसमेंट बहुत क्लियर है। हाँ। मोदी जी से अभी जो देश में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जिस पार्टी से भी हों, उनके सामने किसी की तुलना हो नहीं सकती। फैक्टर बिल्कुल साफ है। मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन है और जो डेडिकेशन है, जिसके साथ वो पिछले 10 वर्षों से कम प्रधानमंत्री के हैसियत से लगे हुए हैं, और वहाँ जहाँ तक देश की प्रतिष्ठा को, यहाँ के कल्चर की प्रतिष्ठा को और विकास के मुद्दे को लेकर के सभी जातियों को समेट करके चलते हुए जितना कुछ काम उन्होंने किया है, अगर बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप हमसे पूछेंगे तो केजरीवाल जी कहीं सामने नहीं आते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे केजरीवाल जी पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उनके काम क्या हुए हैं, और जो काम हुए हैं ज्यादातर तो करप्शन के मामले उठते रहे हैं। और अभी कुमार विश्वास जी ने जो इंटरव्यू दिया था, वो लोगों के दिमाग में आज भी नाच रहा है, और इसका कभी खंडन भी नहीं हुआ उस तरह से कि तो अब ये सब बीपी वगैरह ये सब चेंज करने से, डीपी वगैरह चेंज करने से कुछ नहीं होना है। लोगों के विचार बने हुए हैं, ठीक है, जो उनके परम ये जो फॉलोअर हैं, वो तो सर, मेरे पास बस इतना ही वक्त था। आप चारों का शुक्रिया, आलोक जी, मनोज जी, हिमांशु जी और
अजय जी, आप चारों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल किस्सा कुर्सिका में आज इतना ही, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो अब लगातार होते रहेंगे क्योंकि इलेक्शन है तो रोज नए